ओके। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू अगर बी के बराबर नहीं है और दो इक्वेशन सिस्टम है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड इक्वल जीरो, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इक्वल जीरो और बी एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स इक्वल जीरो, हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब होता है कि इसका जो सोल्यूशन है इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम का 0,0,0 ये तो इसका सोल्यूशन रहेगा ही। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन। इसके अलावा अगर सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट होना चाहिए तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा कोएफिशिएंट वाला, जो इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट, इसमें वाई का, इसमें जेड का, पहले इक्वेशन के लिए, और दूसरे इक्वेशन का यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और ये बी, और लास्ट में कितना, ये बी और ये बी और ये। ठीक है, तो ये जीरो होना ज़रूरी है। अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम है, होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम, ये देगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये जीरो होने के लिए बस कंडीशन क्या है कि वो निकालना है आपको। ठीक है, तो निकाल दो, फिर डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है आपको। ठीक है, ओके। अभी आपका डिटरमिनेंट हुआ ही नहीं, देखना। तो ये डिटरमिनेंट अगर हो चुका है तो उसमें शायद आपको ये इस वाली टाइप का डिटरमिनेंट आया होगा, ये बी सी, फिर बी को इधर लेके आए, सी को इधर लेके आए और ए को आगे शिफ्ट कर दिया, फिर सी को यहाँ पे लेके आए, ए को इधर लेके आए और बी को आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्या ये उसी टाइप का डिटरमिनेंट, क्या देख लो, ये उसी टाइप का डिटरमिनेंट है क्या। तो ये बी बी है, बी इधर आया, बी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने पहला इक्वेशन बोल दिया, इसको दूसरा इक्वेशन बोल दिया था और इसको तीसरा इक्वेशन बोल दिया था, इसलिए ऐसा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना। लेकिन अगर मैं इसको पहला और इसको अगर मैं दूसरा बोल देता और इसको अगर तीसरा बोल देता तो क्या होता। देखो मैं चेंजेस यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये तो पहले इक्वेशन तो ऐसे वैसे आ गए, दूसरे में क्या आएगा, देखो बी बी ए, मतलब ये बी होगा और यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, किसी को भी पहला दूसरा तीसरा बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। इक्वेशन इसको पहला बोलो, इसको दूसरा बोलो, इसको तीसरा बोलो, क्या दिक्कत है। तो किसी को भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, फिर बाद में क्या होगा कि तीसरा इक्वेशन बी ए बी बी, तो ये होगा ए और ये होगा बी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो बेकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये बी और ये भी कितना होगा, बी होगा और ये होगा ए, फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा ए और ये आएगा बी। क्यों, क्योंकि बी ए बी ऐसा लिखा हुआ है। अब देख लो ये जो डेल्टा है इसके बराबर है क्या, ये बी मतलब ए बी सी की तरह, मतलब इस सी के बदले भी रखा हुआ है। फिर ये बी यहाँ पे आया, ये बी यहाँ पे आया और ये आगे चला गया। फिर क्या हुआ, ये बी यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, और ये जो बी था वो आगे निकल गया। ठीक है, मतलब इस डिटरमिनेंट की तरह ही ये लिखा हुआ है। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कैसे आएगा, देखो। तो ये आएगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला बोल रहा हूँ कि ये ऐसे टाइप के डिटरमिनेंट बहुत बार आएंगे आपको, तो डायरेक्ट मैं यही बोल देता हूँ। तो डायरेक्ट आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर लो। तो ये टाइम्स कितना होगा, ये बी सी होगा माइनस ए स्क्वायर। मैं ये बना रहा हूँ लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नीचे के 2-3 रूल्स याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, मतलब 2-3 फार्मूले याद रखेंगे। तो इधर से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए सी। ठीक है ना, ओके, प्लस हो जाएगा सी टाइम्स ए बी माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर। तो देख लो कितना आ रहा है, ये बन जाएगा ए बी सी माइनस हो जाएगा ए क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब और प्लस हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे भी आएगा ए बी सी माइनस हो जाएगा सी क्यूब। ठीक है, तो इसमें से अगर मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस होगा 3 टाइम्स ए बी सी, ये बन गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक तो ये बनेगा। अब आपको ये पता है क्या, देख लो, देखो कहाँ पे बनाए, थोड़ा सा नीचे जाता है। चलो देखो, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं ए प्लस बी प्लस सी, एक फैक्टर ए बनेगा
और दूसरा फैक्टर बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये दूसरा फैक्टर बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर है वो ऐसे बनते हैं। ये हो गया पहला, मतलब आप इसके बदले डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, तो ऐसा लिख दो, फिर इसको माइनस, इसके बदले कितना लिखूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ये क्या होगा ए स्क्वेयर, ये होगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस होगा ए बी माइनस होगा बी सी माइनस हो जाएगा ए सी। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मतलब इस डिटरमिनेंट के बदले, इस डिटर्मिनेंट के बदले एक तो आप डायरेक्ट माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी लिखो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसा लिखो, ठीक है। ओके, इसके आगे भी चलते हैं हम लोग। अब इसके आगे चल के इसके जो फैक्टर्स हैं, किसके, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसके जो फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे हाफ टाइम्स ये माइनस, फैक्टर नहीं वैसे इसको लिख रहा हूँ मैं ऐसे, ये माइनस बी होल स्क्वेयर बी माइनस सी होल स्क्वेयर और सी माइनस ए होल स्क्वेयर, ऐसे। मतलब इसके जो फैक्टर्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हाफ टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसके बदले फिर ऐसा भी लिख सकते हो फिर मैं, तो माइनस टाइम्स ये हाफ पहले लिख लेता हूँ, तो ये प्लस बी प्लस सी और इंटू कितना हो जाएगा ए माइनस बी इसका स्क्वायर बी माइनस सी इसका स्क्वायर सी माइनस ए इसका स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब अब इस डिटर्मिनेंट के बदले, अब इस डिटर्मिनेंट के बदले क्या क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो ये वाला फार्मूला माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, या फिर माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। मतलब ये 3 फार्मूले आप इस डिटरमिनेंट के बदले लिख सकते हो। समझ मेरी बात, ठीक है। अब देख लेते हैं। ओके, अब इसका वैल्यू अगर जीरो होगा तो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है जीरो होता तो क्या होता, एक तो ये जीरो होना चाहिए, ये भी, या फिर ये जीरो होना चाहिए, या फिर ये जीरो होना चाहिए, सही है ना। अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो मतलब ये जीरो, ठीक है। अब यहाँ से आप एक एक को जीरो कर दो। जब इसको जीरो कर दिया तुमने, इसको अगर जीरो कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो आएगी कितना आ जाएगी 3 टाइम्स ए बी सी ए आएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 टाइम्स ए बी सी आएगी, ठीक है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू अगर 3 टाइम्स ए बी सी होता है तो जाके ये डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। मतलब अगर ऐसा कहीं पे भी अगर दिखाई देगा ना तो आप इस डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, बस हो गया। इसके बदले मतलब ऐसा लिखे तो भी चलेगा, मतलब इस डिटरमिनेंट को जीरो, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3 ए बी सी, दोनों सेम ही है, ठीक है। दूसरी बात, इसको भी जीरो कर लिया तो इसका मतलब क्या आएगा, इधर से क्या आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू तो जीरो आ सकती है, या फिर ये जो दूसरा फैक्टर है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की वैल्यू जीरो आ सकती है। समझ में आ रही है बात। और लास्ट में क्या, एक तो ये जीरो या फिर ये जीरो। अब यहाँ से थोड़ा सा है ना समझने वाली बात है, जब इसको जीरो कर दिया तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो इसको जीरो करने का मतलब क्या हुआ, इसको जीरो करने का मतलब क्या है कि ये तो इसके बराबर ही है ना। तो जब ये इसको अगर जीरो कर लेता हूँ तो इसका स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर इस नंबर का स्क्वायर जीरो है। ये नंबर का स्क्वायर ये नंबर का स्क्वायर और ये नंबर का स्क्वायर अगर जीरो है, और स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर का आंसर अगर जीरो आ रहा है तो जीरो आंसर तो तभी आ सकता है जब दो नंबर एग्जैक्ट अपोजिट साइन के होंगे, तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन अपोजिट साइन का होगा तो। लेकिन यहाँ पे तो किसी का भी साइन अपोजिट नहीं है, सारी कैसे प्लस में है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये नंबर ही जीरो होना चाहिए, तब जाके इसका जो आंसर आएगा जीरो आएगा। मतलब ए माइनस बी जीरो होना चाहिए, बी माइनस सी जीरो होना चाहिए और सी माइनस सी जीरो होना चाहिए, तभी जाके तीनों का एडिशन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो ये प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू जीरो, या फिर ये की वैल्यू बी के बराबर, क्योंकि ये माइनस बी जीरो मतलब ये इक्वल्स टू बी होना चाहिए, या फिर बी की वैल्यू सी के बराबर, क्योंकि बी माइनस सी इक्वल्स जीरो होगा, या फिर सी की वैल्यू ए के बराबर, मतलब कितना, ये इक्वल सी होना चाहिए। मतलब क्या कि कंडीशन आपको मिल गई, कंडीशन क्या मिल गई, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है, ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब एक तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी के, मतलब तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए, या फिर तीनों का एडिशन जीरो होना चाहिए। बस ये वाला, तीनों के एडिशन एक तो जीरो या फिर तीनों की वैल्यू सेम। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब आप देख लो, एक तो तीनों सेम होना चाहिए, तीनों सेम कब होंगे, मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर और बी की वैल्यू बी के बराबर, एक तो ये होना चाहिए फिर। ठीक है, जबकि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने तो बोला कि बी और ये सेम नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, तीनों के एडिशन जीरो होना चाहिए, तो ये प्लस बी ये जीरो होना चाहिए, तो ये प्लस कितना टू बी ये जीरो होना चाहिए फिर। ठीक है, देख लो ये प्लस टू बी इक्वल जीरो, तो ये हो गया बी। ठीक है, तो अगर आपको ये आपके दिमाग में होता ना, ये चीज़ ये अगर दिमाग में होता तो प्रॉब्लम तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया, ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। और ये कुछ मतलब, और ये जो है, ये जो कंसेप्ट है, ये वाला डिटरमिनेंट इतनी बार आएगा ये तो आपको रट ही जाएगा वैसे। ठीक है, तो फाइनली एक बार लिख लेता हूँ मैं, क्या था यहाँ पे, ये और बी और सी, बी सी ए, और यहाँ पे सी ए बी, इसके जो फैक्टर बनेंगे माइनस टाइम्स हो जाएगा कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ए बी सी। ठीक है, या फिर माइनस टाइम्स कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर से कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, या फिर लास्ट में हाफ टाइम्स कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना आना चाहिए, ए माइनस बी का स्क्वेयर बी माइनस सी का स्क्वेयर और सी माइनस ए का स्क्वेयर। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, कौन सा भी एक याद रख लो तो चलेगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी आता है कि मतलब इसका आंसर अगर जीरो है तो ऑप्शन ए में ये रहेगा, इसका आंसर जीरो आएगा, फिर इसका आंसर जीरो आएगा, फिर इसका आंसर जीरो आएगा, ऐसे। तो एक से ज़्यादा भी करेक्ट के लिए भी ये आ सकता है, और आ भी चुका है वैसे ना। अच्छा, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब इसकी वैल्यू अगर जीरो होती है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, या फिर इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, या फिर इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। अगर पहले वाले का जीरो हो गया आंसर, इसका मतलब कितना हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये होगा पहली कंडीशन। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, थ्री टाइम्स ऑफ ए बी सी आएगा। ठीक है, इससे पहले वाले से। दूसरे वाले से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू जीरो आएगा, या फिर कितना आएगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का वैल्यू जीरो आएगा। एक तो ये जीरो, या फिर ये जीरो, कहाँ से, सेकेंड वाली कंडीशन से। और तीसरी वाली कंडीशन से कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो, या फिर ये इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ऐसा होगा। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो का मतलब एक तो ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, या फिर ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जो भी अपने को चाहिए प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो मैं तो इसको तो अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ो।
इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस के वाई माइनस जेड के एक्स माइनस वाई माइनस जेड, चलो ये भी इसके भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है। तो के की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, तो बस डेल्टा की वैल्यू जरूर करना पड़ेगा अपने को। आपको तो कंसेप्ट तो पता चल गया होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या आएगा कि डेल्टा जीरो होगा, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, इसके नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये हो गया 1 1 माइनस 1 और इसको जीरो कर देना है। अब ये पहले वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे -1 तो -1 आ गया, लेकिन ये निगेटिव से अलग है, तो वो रूल नहीं लगाएंगे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 टाइम्स मतलब इसके साथ ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा +1, फिर आएगा प्लस के टाइम्स कितना होगा ये माइनस के शायद, और इधर से आएगा +1, कैसे ये माइनस के +1 सही है, और ये -1 टाइम्स कितना के +1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये तो हो गया 2 और ये होगा के माइनस के स्क्वेयर माइनस के -1, तो ये के और के कैंसिल, के स्क्वेयर की वैल्यू 1, के की वैल्यू कितना आ जाएगी +1 और -1, तो दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे +1 और -1, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करते जाना है अभी आपको। तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो आपका भी इसका भी डिटरमिनेंट 0 कर दो। ठीक है, ये एक मैं कर देता हूँ एक और। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी जेड इक्वल्स सी जो है इस इक्वेशन सिस्टम का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और ये कैसा है, ये है होमोजेनियस इक्वेशन सिस्टम सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी लाइज ऑन दिस लाइन दिस प्लेन होगा ना, ये लाइन नहीं, 3 वेरिएबल के अंदर मतलब प्लेन होगा। तो ए कॉमा बी कॉमा सी अगर इस प्लेन के ऊपर है तो अपने को 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये जो ए कॉमा बी कॉमा सी, इसमें तो बोला नहीं कि उसने ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, ऐसा तो बोला नहीं है। अब अपने को डिसाइड करना है एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी जेड इक्वल्स सी, इसका अगर सॉल्यूशन होगा, अगर ये ट्रिवियल होता मतलब ये 0 बी 0 सी 0 होता, तो इसको तो सेटिस्फाइड करता है नहीं ना, ये तो 0 हो जाता इधर से और 6 हो जाता, और 0 इक्वल 6 तो कोई पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ए कोमा बी कोमा सी जो होगा वो 0,0,0 नहीं है, मतलब 0,0,0 के अलावा कोई सॉल्यूशन है। और जब 0,0,0 के अलावा सॉल्यूशन जब बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग इस वाले केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सही है, इसका मतलब इस इक्वेशन सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो कब पॉसिबल होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे तो देख लो कोई कांस्टेंट तो है नहीं, मतलब सारे जो है इक्वेशन से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो फिर भी एक चेक करना तो चेक कर लो, वैसे तो इसका सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा वैसे, मतलब इसका डिटरमिनेंट तो 0 आएगा, तभी तो ऐसा बोला है इसने। तो 187, ठीक है, और ये 9 2 और 3, और ये 1 ये 1 ये 1, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो 0 होगा ही, क्योंकि उसने बोला ही है ना। बस अगर आप किस मन के समाधान के लिए कर लो, तो 1 इंटू 2 माइनस हो जाएगा 3 -8, ये होगा 9 माइनस होगा 3 प्लस हो जाएगा 7 टाइम्स 9 -2। अगर यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस भी अगर ऑप्शन में होता ना, तो भी हम लोग चेक कर लेते, शायद ये सिस्टम नन इनकन्सिस्टेंट हो जाती है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता और ए कॉमा बी कॉमा सी एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर सारे के सारे अगर दे दिए है नंबर्स, तो इसका मतलब ये हमेशा होना ही चाहिए, ये इसका डिटरमिनेंट 0 बनना ही चाहिए। ठीक है ना, देख लो 0 बन रहा है क्या ये, तो यहाँ पे आएगा -1, ये आएगा -8, और ये होगा कितना 6, और यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स, ये होगा शायद 7, सही है, तो ये होगा 49, और ये होगा 8 संग 48 -1, तो ये होगा -49 + 49, ये तो 0 हो गया ना। इसका मतलब ये जो सिस्टम है वो है कैसी, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, अब ये सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे।
तो निकालने के लिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात, हम लोग ये करेंगे, जेड के बदले के रख देंगे। जेड के किसी भी एक वेरिएबल के बदले कोई वेरिएबल रख, मतलब कोई नंबर अप सपोज कर लेंगे। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि हम लोग दो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएंगे। दो इक्वेशन मतलब क्या होगा कि दो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएंगे। देख लो, जैसे कि यहाँ पे जेड के बदले हमने कितना रख दिया, के रख दिया, तो ये जो इक्वेशन होगा कितना होगा, ये होगा एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा माइनस के। ठीक है, और जो ऊपर वाला इक्वेशन कौन सा भी, दोनों में से कौन सा ले लो, ये ले लेता हूँ, इजी पड़ेगा अपने को। यहाँ पे कितना आएगा, एक्स प्लस आ जाएगा कितना, 8y, और इस साइड से कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू के हमने कितना रख दिया, के रख दिया ना, तो ये होगा -7k। तो देखो, ये इक्वेशन लेते तो भी चल जाता, या फिर ये इक्वेशन लेते तो भी चल जाता, कौन सा भी इक्वेशन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें के को तो हमने कांस्टेंट, या तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सपोज किया ना हमने, के आ रही है, तो के अगर आ रही है तो बस अब इसको क्या करो कि ये तो के तो कांस्टेंट हो गया फिर अब, ठीक है ना, इसकी वैल्यू सपोज करने से। अब ये सपोज करने से अगर ये कांस्टेंट बन गया है तो इसमें अब दो वेरिएबल है, दो कंडीशंस है, तो सॉल्व कर लो इसको साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 7y, और इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 7k माइनस के कितना होगा, 6k होगा। तो y की वैल्यू कितना आ गई, 6k/7, और ये नेगेटिव भी आएगा शायद। ये हो गया किसका वैल्यू, y का वैल्यू हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए x का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8x 8y इक्वल्स हो जाएगा -8k, और यहाँ पे तो लिखा ही है 8x, और ये 8y इक्वल्स टू -7k, तो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 7x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -8k प्लस 7k कितना आएगा, -k, तो x के लिए कितना आ गई, -1/k आ गई। तो z की वैल्यू कितना है, वो तो k के बराबर है, और y की वैल्यू कितना है, -6k प्लस डिवाइड बाई 7 के बराबर है, और x के लिए कितना है, -1/k के बराबर है। अब ये जो है ये इसके सॉल्यूशंस है, बराबर, इसके सॉल्यूशंस है, और x जो है वो तो a के बराबर है, b जो है y के बराबर है, c जो है z के बराबर है। मतलब क्या है, अपने को a की वैल्यू मिल गई कितना, x के बराबर, मतलब कितना, -1/k। b की वैल्यू मिल गई कितना, -6k/7, और c की वैल्यू मिल गई कितना, k। अब जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है वो कहाँ पे है, देखो इस प्लेन के ऊपर, मतलब x+2y + z = 6, x+2y + z और = 6 इस प्लेन के ऊपर है, ठीक है ना। तो बस ये कि मतलब ये अगर इस एक बी सी इस प्लेन के ऊपर अगर है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे 2b और यहाँ पे c, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो ए की वैल्यू मालूम है क्या, कितना है, -1/k प्लस 2 टाइम्स, बी की वैल्यू मालूम है क्या, -1/k कहाँ से, ये 1/7 ना, ये गलत हो गया, तो ये कितना आना चाहिए, k/7, k/7 होगा। तो यहाँ पे भी कितना 7 लिखो और यहाँ पर k, तो -k/7, तो ये होगा 7 और यहाँ पे आएगा k, ये कितना होना चाहिए, 6k डिवाइड बाई होगा 7 प्लस सी कितना है, वो तो के बराबर है, ये होगा 6। यहाँ से के वैल्यू निकल जाएगा आराम से, कितना रहा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, एलसीएम 7 आएगा, ये -k -12k प्लस 7k, -12k प्लस 7k और इक्वल हो जाएगा 6, कितना आ रहा है देखो, ये माइनस हो जाएगा 13k प्लस 7k, कितना आ रहा है देखो ये, तो आएगा -6k और डिवाइड बाई 7 इक्वल हो जाएगा 6, तो 6 कैंसिल होने के बाद के वैल्यू कितना आ गई, -7 आ गई। जब के की वैल्यू -7 आ गई है तो ये भी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी,
तो यहाँ से की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आ जाएगी -1। बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, आ जाएगी -6, और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, -7। ठीक है, तो 1 -6 -7, तो रोक दो यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। कुछ गड़बड़ तो लग रहा है वैसे। अच्छा, -7 आया ना, की वैल्यू कितना है, -7 आया, तो ये तो नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होगा। तो +1 +6 -7, तो कितना आएगा देख लो, 2a + b + c, 2a + b + c, 2a मतलब कितना 2, प्लस b मतलब कितना 6, माइनस होगा 7, तो 8 -7, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। तो 1 है क्या देख लो आंसर में, बस ये 1 है, तो ये आंसर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो कभी कभी क्या बोला जाता है आपको, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ऐसा बोला जाता है, और उसके सॉल्यूशंस निकालो बोला जाता है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को के मानेंगे, या टी मानो, या फिर कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है वेरिएबल मान लो। तो जेड को लैम्बडा मान लेते हैं या फिर के मान लेते हैं। तो जब एक वेरिएबल को कुछ वेरिएबल सपोज कर लिया ना, तो किसी भी दो इक्वेशन में वो वेरिएबल रख दो और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगे एक्स वाई जेड के, वही हमारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे। ये कैसे ट्रिवियल सॉल्यूशंस, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे इनफाइनाइट है, अगर मैं के लेकर यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो इसके हिसाब से वाई जेड भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ तो इसके हिसाब से एक्स वाई भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ तो उसके हिसाब से जेड एक्स चेंज हो जाएगा। मतलब के की वैल्यू कुछ भी ले लो, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सॉल्यूशंस अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना सिलेबस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ढूंढना है आपने, 1/1 - a 1/1 - b + 1/1 - c की वैल्यू। इसके भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट है तो। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर लो, शायद आंसर 1 जैसे आ जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे शायद है। ओके, ये एडवांस का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन जो होते हैं ये पैसेज में भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे भी एक लैम्बडा है, यहाँ पे एक लैम्बडा है, मतलब बीच में भी लैम्बडा आया। ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में सॉल्व कैसे करना है वो मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले हम लोग रैंक वाली मेथड से आएंगे, ये तो पक्की है। तो रैंक से जाएंगे तो इजी भी पड़ेगा अपने को। तो ये होगा ऐसे, और यहाँ पे कैसा है, वर्टिकल लाइन। इसमें पहले इक्वेशन में पहले जो रो में आएगा पहला इक्वेशन आएगा। तो क्या करने का, जो पहला इक्वेशन आएगा ना उसमें हमेशा ही क्या करने का कि मिनिमम जहाँ पे वेरिएबल्स होंगे ना वो लेने का। मतलब क्या कि जिसमें मिनिमम वेरिएबल्स रहे। तो देखो इसमें लैम्बडा है, इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी लैम्बडा नहीं है, और इसमें भी लैम्बडा है। ठीक है, तो शायद ये इक्वेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन देख लो, ये अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे ले लेता हूँ तो दूसरे के लिए क्या आएगा कि लैम्बडा जो है बीच में आ जाएगा। इसको इसको मतलब क्योंकि आपको क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करना है ना। तो इसलिए ये एलिमेंट वेरिएबल से फ्री होना चाहिए, मतलब लैम्बडा से फ्री होना चाहिए। ये एलिमेंट लैम्बडा से फ्री होना चाहिए, मतलब बीच वाला, तब जाके ऐसा होगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, जो पहला जो इक्वेशन होगा ना उसमें मिनिमम क्या आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए, वो देख लो। तो ये इक्वेशन चल जाएगा, मतलब कौन सा, ये 3x + y - z = 3 + लैम्बडा वाला भी इक्वेशन चलेगा, या फिर 4x + 3y + लैम्बडा z, ये भी इक्वेशन चल जाएगा, कौन सा भी इक्वेशन चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको इक्वेशन लेना है वो इक्वेशन लेने की कोशिश कर लो। ठीक है, तो ये 4x + 3y + लैम्बडा z कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, 4, 3 और लैम्बडा। ठीक है, ये इक्वेशन ले लिया, और यहाँ पे कितना है 17 प्लस है म्यू। ओके, यहाँ पे लैम्बडा आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसे कौन चेंज करेगा, ये जो नंबर है किसको चेंज करेगा, इसके नीचे वाले नंबर को चेंज करेगा, या फिर ये नंबर को चेंज करेगा। ये जो लैम्बडा है इसको और इसको चेंज करेगा ना, और इन नंबर से अपने कोई संबंध नहीं है। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में बोल देता हूँ। ठीक है, 4, 3 लैम्बडा 17 प्लस म्यू, मतलब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1।
अब दूसरा इक्वेशन कैसा करेंगे, ये वाला चलेगा या फिर ये वाला चलेगा। अच्छा ये इसी को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 3 और कौन सा है ये 1, और यहाँ पे आएगा -1 और होगा ये कितना 3 प्लस हो जाएगा लैम्बडा। अब भी देखो लास्ट वाला इक्वेशन कौन सा है, 1 है, यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है कि जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, इससे नीचे कौन कौन है, एक तो ये 3 है और एक तो ये 1 है और एक तो ये लैम्बडा है। इन तीनों को जीरो करना है। इन तीनों को जीरो करने का मतलब डायरेक्ट जीरो नहीं लिखना है, हाँ, मतलब मेथड जाएंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 4 को यूज़ करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे चेंज किस में करना है, R2 में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने बोला है कि R2 जिसमें हम लोग चेंज करेंगे उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये आदत ही नहीं लगाओ, ठीक है। तो R2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, चलेगा करते तो चलेगा लेकिन करेंगे नहीं हम लोग ऐसा, ठीक है। तो R2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करके उसको 3 बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 था ना, उसको मुझे करना है चलो ये करने से बेटर क्या करेंगे, ये जो तीसरा जो इक्वेशन है ना, इसको अगर मैं पहली बार लिख देता हूँ ना तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा हमको। कैसे, देखो तीसरा जो इक्वेशन था वो पहले ऊपर लिख देता हूँ और ये जो इक्वेशन है वो इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब 4 3 लैम्बडा और 17 प्लस म्यू, कौन सा भी इक्वेशन पहले या दूसरे लिखो, आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा मतलब मैं इसको ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये होगा 1, ये होगा लैम्बडा और ये होगा 3 और ये 15, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना एट ए टाइम जीरो हो जाएंगे। बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है एक बार और ये R2 में से घटा देना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, R3 में, मतलब इसमें क्या चेंज करूँगा मैं, R3 में चेंज करूँगा R3 माइनस 4 टाइम्स R1। मतलब पहला जो इक्वेशन होगा ना, जिसका ये पहला जो कोएफिशिएंट है वो 1 जिसमें होगा वही ले लो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे वाले दोनों को जीरो करना है ना मुझे। तो ये 1 होगा तो क्या होगा कि सीधा ये यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। यहाँ पे 3 था तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया घटा दिया, इसमें 4 था इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर लिया घटा दिया। तो ये तो दो नंबर्स है वो जल्दी से जीरो मिल जाएंगे मुझे और ज़्यादा शायद मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मुझे रो 1 में तो चेंज नहीं करना है, तो ये एलिमेंट्स में जैसे कि वैसे कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो ये 15 का 15 हो जाएगा, ठीक है। किस में चेंज करना है, मुझे चेंज कर देना था 2 में। तो 2 में क्या चेंज होगा, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 होगा। मतलब ये तो जीरो होगा क्योंकि इसी की वजह से तो इतना कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये होगा कितना 1 माइनस 3 लैम्बडा होगा, ठीक है। ये 1 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था हमने, और ये -1 ये -9, तो ये होगा -10 और 3 प्लस लैम्बडा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 3 से, 15 3 45, तो होगा ये 45, ठीक है। समझ में आ रही आपको बात। अब ये ऑपरेशन करना है, क्या करना है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। ये तो जीरो हो गया बराबर। यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस आएगा 4 लैम्बडा, क्योंकि इससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये 4 लैम्बडा होगा, 3 माइनस 4 लैम्बडा। और यहाँ पे कितना आएगा लैम्बडा माइनस 12, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कितना था 17 प्लस था म्यू, क्या करना पड़ा, इस 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 4 जा 60, बस ये हो गया 60। ओके, तो ये पहले एक बार मैट्रिक्स जो है वो लिख लो अच्छे से ताकि अगले वाले ऑपरेशन के लिए मैट्रिक्स तैयार रहे, ठीक है। तो क्या क्या बना मैं पहले लिख लेता हूँ इसको। तो ये ऊपर वाले में ये 1 है, ये लैम्बडा है और ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 15 है। इसके बाद ये 0 है, 1 माइनस 3 लैम्बडा, यहाँ पे -10, ये कितना हुआ लैम्बडा माइनस होगा 42 और ये 0 हुआ
3 माइनस 4 लैम्बडा और लैम्बडा माइनस 12 और ये होगा म्यू माइनस कितना 343 क्या सही है। 43 प्लस 7 होगा 50, 50 प्लस 10 होगा 60 सही है। कैलकुलेशन देख लो आप लोग बराबर है या नहीं है। ओके अब क्या है कि इस लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के दो तो नीचे के दो एलिमेंट जीरो हो गए बस। अब इसकी बात है अगर ये भाई साहब जीरो हो गए ना तो हमारा काम सॉल्व हो गया। ठीक है तो अब इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो R3 में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे R3 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे देखो सबसे पहले क्योंकि इसको तो यूज़ नहीं करेंगे इसको तो इसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लो ये 1 माइनस 3 लैम्बडा है ना इससे इसको घटा दो डिवाइड कर लो। तो ये 1 माइनस 3 लैम्बडा से डिवाइड करने के बाद क्या बच गया यहाँ पे बच गया 1। अब ये 1 बन गया है तो मुझे क्या चाहिए वहाँ पे 3 माइनस 4 लैम्बडा चाहिए सही है। और क्या करना है R2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 3 माइनस 4 लैम्बडा चाहिए और ये इसमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो ये जो नहीं चाहिए इसको डिवाइड कर लिया जो चाहिए उसको ऊपर ले लिया। ठीक है तो ये ऑपरेशन करने के बाद क्या चीज़ बनेगी वो लिख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है इक्वल्स टू किस में चेंजेस हो रहा है सिर्फ R3 में हो रहा है तो बाकी सब कुछ को जैसे कि वैसे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे कितना 15 का 15 ये जैसे कि वैसे। ठीक है ओके इसमें भी कोई चेंज नहीं है 1 माइनस 3 लैम्बडा क्योंकि इस R3 में चेंज हो रहा है इसलिए -10 और लैम्बडा -42। ठीक है ओके अब इसके बाद यहाँ पे भी कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि ये तो जीरो ही रहेगा क्योंकि जीरो को कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 लैम्बडा को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आएगा तो जीरो हो गया ये 1 हो गया और 3 माइनस 4 लैम्बडा से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसमें से घटाने के बाद ये भी जीरो हो गया। अब बस यहाँ पे क्या होगा लैम्बडा -12। ठीक है ये ऑलरेडी था इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस होगा क्योंकि ये माइनस 10 टाइम्स कितना आएगा 3 माइनस होगा 4 लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 लैम्बडा। ठीक है ये बन गया। अब यहाँ पे कितना है म्यू -43 और होगा माइनस कितना ये होगा लैम्बडा -42 लैम्बडा -42 इंटू कितना होगा 3 माइनस 4 लैम्बडा डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस 3 लैम्बडा। मतलब क्या किया इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है अब हमारा काम तो हो गया वैसे ऑलमोस्ट हो गया बस ये थोड़ा सा कंडीशन कॉम्प्लेक्स आ चुकी है लेकिन इसको तो जीरो ही करना है ना या नॉन जीरो करना है बस तो इजीली हो जाएगा। अब देखो ये लीडिंग कोएफिशिएंट्स है ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे ये ट्रायंगल जीरो हो गया मतलब इक्वलन फॉर्म में आ गया। अब चाहिए अपने को क्या देख लो पहले तो चाहिए क्या सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन कब देगा। देखो यूनिक सॉल्यूशन देने के लिए रैंक ऑफ ए भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। रैंक ऑफ ए भी कितना होना चाहिए 3 और 3 होना चाहिए ना। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी कितना होना चाहिए दोनों भी 3 होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ का एलिमेंट ये एलिमेंट कितना होना चाहिए नॉन जीरो होगा तब जाके क्या होगा ये जीरो होता है नहीं होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्योंकि रैंक ऑफ ए भी कितना होना चाहिए 3 अगर होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट बन जाता है तब जाके क्या होगा कि ये इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट और यही एलिमेंट ए बी में भी काउंट होंगे तो इसका मतलब काम हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करना किसको है आपको सॉल्व करना ये लैम्बडा -12 प्लस 10 टाइम्स कितना है 3 माइनस 4 लैम्बडा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू होना चाहिए जीरो मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए वैसे। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे और उसको नॉन जीरो कर देंगे मतलब इक्वल्स टू जीरो कर देंगे पहले मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनेगा वो सॉल्व करेंगे बाद में उसको नॉन जीरो कर देंगे जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लिया
तो लैम्बडा माइनस 12 इंटू 1 माइनस 3 लैम्बडा प्लस हो जाए कितना 30 और ये होगा माइनस 40 लैम्बडा और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो कर लो सॉल्व कितना आ रहा है लैम्बडा माइनस होगा 3 लैम्बडा स्क्वायर सही है ना माइनस हो जाएगा 12 और होगा प्लस 12×36 लैम्बडा और ये 30 का 30 माइनस 40 लैम्बडा और इसका वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बस अब इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक बन रहा है। देखो यहाँ पे 3 लैम्बडा स्क्वायर है तो इसको पहले लिख दिया मैंने 3 लैम्बडा स्क्वायर कितना ये 36 लैम्बडा है और ये माइनस 40 लैम्बडा है कितना बन गया माइनस 4 लैम्बडा और यहाँ पे एक लैम्बडा है तो हो जाएगा ये सिर्फ माइनस लैम्बडा सही है और यहाँ पे माइनस 12 प्लस कितना है 30 है कितना माइनस प्लस 18 होगा ना प्लस 18 नॉट इक्वल 0 यहाँ पे कितना यहाँ पे 3 ना ये लैम्बडा हाँ 3 सही है तो अब -3 से डिवाइड कर लो तो लैम्बडा स्क्वायर ये लैम्बडा माइनस हो जाएगा 6 सॉरी तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद फैक्टर बना दो फैक्टर कितने बनेंगे ये बनेगा +3 और -2 क्योंकि +3 -2 कितना होगा प्लस लैम्बडा होगा ना प्लस एक बार होगा ना तो इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए -3 नहीं होना चाहिए या फिर 2 नहीं होना चाहिए। अगर लैम्बडा की वैल्यू कितना होती है -3 और 2 होती है तो ये जो होगा एलिमेंट जीरो हो जाएगा कौन सा ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए तब जाके कितना होगा ये -3 और 2 नहीं होता है तो ये नॉन जीरो होगा। ठीक है तो इसका मतलब अगर क्या चाहिए अपने को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लैम्बडा की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए -3 क्यों 2 -3 तो नहीं होना चाहिए या फिर 2 तो नहीं होना चाहिए तो -3 तो कहीं पे भी नहीं है और 2 पे भी कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब अगर इसके सॉल्यूशंस चाहिए मुझे ये यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो -3 और 2 के अलावा जो सारे वैल्यू जो वो सारे ले लेगा। इसका मतलब -2 भी चलेगा सही है मतलब ये ऑप्शन चलेगा बी ऑप्शन चलेगा सी ऑप्शन चलेगा और डी भी ऑप्शन चलेगा मतलब ये सारे ऑप्शन चलेंगे ये चलेगा बी चलेगा सी चलेगा और डी भी चलेगा क्योंकि सिर्फ -3 और +2 ये दो ही नहीं होना चाहिए बाकी सारे चलेंगे वैल्यूज़। ठीक है तो ये तो हो गया फिर ये बी सी डी चार ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। ठीक है अब 11th में देख लो क्या है कि जब कंसिस्टेंट है विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कितना होता है तो उसमें ये वैल्यू जीरो होना चाहिए ये वाला जीरो होना चाहिए तो रैंक ऑफ ए कितना होगा वो हो जाएगा 2 तो रैंक ऑफ ए भी कितना होना चाहिए वो भी तो 2 होना चाहिए मतलब ये भी जीरो होना चाहिए ये जीरो के साथ साथ ये वाला भी जीरो होना ज़रूरी है। तो ये जीरो और ये जीरो अगर हो जाता है तब जाके रैंक ऑफ ए भी दोनों के दोनों 2 बनेंगे और उस वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसको तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया मतलब 11th के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लैम्बडा की वैल्यू कितना हो जाती है अगर -3 होती है या फिर 2 होती है लैम्बडा की वैल्यू -3 होती है या फिर 2 होती है इसका मतलब ये होगा कि ये तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया वो तो 2 हो गया बराबर ये अगर होता है तो अब रैंक ऑफ ए बी 2 होने के लिए रैंक ऑफ ए बी 2 होने के लिए इसके साथ ये जो नंबर है ना ये वाला ये सारा क्या होना चाहिए ये नंबर जो होगा वो होना चाहिए जीरो। मतलब क्या इसको अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँ तो ये जो नंबर है ये कितना होना चाहिए ये जीरो होना चाहिए बराबर। तो बस इसको सॉल्व करके ये जीरो कब हो रहा है वो देखना पड़ेगा। देख लो म्यू माइनस हो जाएगा कितना 43 सही है ओके और लैम्बडा माइनस हो जाएगा कितना 42 और 3 - 4 लैम्बडा और 1 - 3 लैम्बडा सही है ओके। अब अगर एक एक वैल्यू रख देता हूँ मैं लैम्बडा की वैल्यू तो मुझे मालूम है ना लैम्बडा की वैल्यू मैंने पहले 2 रख दिया लैम्बडा की वैल्यू 2 रख दिया तो कितना होगा ये म्यू -43 इसके बाद माइनस लैम्बडा कितना 2 है तो ये 2 - 40 तो कितना आ जाएगा ये -40 होगा कैसे 2 - 42 मतलब -40 सही है। इसके बाद 3 - लैम्बडा 3 - 4 लैम्बडा कितना आ जाएगा ये 3 माइनस हो जाएगा शायद 8 डिवाइड बाय 1 माइनस हो जाएगा 6 सही है। और इसका वैल्यू जीरो कब आएगा ये कितना है ये -5 है और ये कितना है ये भी -5 है तो कि निकल रही है लो तो कितना बनेगा म्यू -43 प्लस हो जाएगा 40 और ये होना चाहिए जीरो। पता चला कितना आया म्यू आ गया 3
सही है। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर 2 होती है तो म्यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ऐसा है कि ऑप्शन देख लो, लैम्डा की वैल्यू अगर 2 होती है तो म्यू की वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू अगर 2 है तो म्यू की वैल्यू 3 होना चाहिए। तो ये जो बी ऑप्शन है वो बराबर है। ठीक है, ओके। अब लैम्डा की वैल्यू 2 होती है तो म्यू की वैल्यू कितना हो गई, 3 हो गई, बराबर। अब लैम्डा की वैल्यू अगर -3 होती है तो वो उधर से भी एक शायद सोल्यूशन आ सकता है। दूसरा सोल्यूशन कहाँ पे, जब लैम्डा की वैल्यू -3 होगी तो, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो इसमें कितना आएगा, म्यू माइनस होगा 43 माइनस, अब लैम्डा की वैल्यू कितना रख देना है, -3 रख देना है। तो ये होगा कितना, -3 -42 तो होगा -45। ठीक है, और इधर से ये होगा 3 माइनस कितना होगा, 3 माइनस होगा -4 इंटू -3 तो कितना आएगा +12। तो ये होगा +12 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1 प्लस हो जाएगा 9 और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, म्यू माइनस होगा 43 तो ये होगा 45, ये कितना आ रहा है, ये होगा 15 शायद। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 और ये होगा 10, तो इसको डिवाइड कर लो कितना होगा, ये 10 अगर है, ये तो 10 है ना, तो 10 2 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा शायद 3, सही है ना, सही है, तो 3 और सही है, ओके। अब कितना होगा ये माइनस माइनस प्लस तो होगा ये 45 इंटू होगा कितना 3 डिवाइड बाई होगा 2, सही है। शायद मेरा कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, आप लोग सही से सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू इक्वस टू 43 माइनस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 3 15, 1 5 चौक 20 और 1 21 तो 21 डिवाइड बाई होगा 2। कर लो सॉल्व इसको, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 86 माइनस हो जाएगा 215 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है देख लो ये, तो ये होगा 15 माइनस 6 तो हो जाएगा 9 और 20 माइनस 8 तो -12, सही है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा म्यू की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू अगर कितना होती है, -3 होती है तो म्यू कितना आएगा, -129। शायद ऐसा तो कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है, तो शायद देख लो मेरा कैलकुलेशन सही है क्या, तो इधर से आएगा लैम्डा की वैल्यू अगर 3 होती है तो म्यू की वैल्यू निकाल देना है आपको। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ फिर भी, देखो लैम्डा की वैल्यू कितना है, -3 -42 -45 और ये होगा 12, 4 त्रिकम 12, 12 प्लस 3 15, 9 प्लस 1 10, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 5 2 10 5 3 15 45 गुणिले 3 5 3 15 5, ओके ओके ये गड़बड़ हो गया ना यार, ये गड़बड़ हो गया शायद इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये 5 3 15, ये कुल 4 3 12 1 13 135 डिवाइड बाई कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 135 होगा, सिर्फ 135 निकाल दो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 9 और 12 और 8 4 हो जाएगा तो -49/2 आएगा। ठीक है, तो म्यू के लिए कितना आ गई, -49/2 तो म्यू आ जाएगा -49/2। ठीक है, तो लैम्डा के लिए -3 और म्यू के लिए -49/2। तो देख लो ऑप्शंस में है क्या ये, शायद हाँ, लैम्डा के लिए अगर -3 होती है तो म्यू के लिए -49/2 ये। ठीक है ना, तो 11 का आएगा बी एंड डी और 12 का आएगा कितना, ये बी सी डी चारों के चारों। ठीक है, तो कितना भी अगर प्रॉब्लम मुश्किल आ जाता है तो आपको बस ये करना है, ऐसे करते सॉल्व करते जाना है, बस ये 3 एलिमेंट को जीरो कर दो इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालता ना तो बहुत लंबा पड़ जाता। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत धीरे से किया है कैलकुलेशन, अगर
फटाफट करना है तो ये बहुत फटाफट हो जाता है, ठीक है ना। आपको बस ये 3 एलिमेंट को जीरो कर देना है। अब यहाँ पे 1 लाने से कितना ज़्यादा फायदा हुआ ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 1 नहीं होता तो मुझे यहाँ पे भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाता, यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर आ जाता, तो थोड़ा लंबा पड़ जाता शायद, ठीक है। तो बस करना क्या है कि ये R3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको खुला ही रख देंगे तो ज़्यादा मतलब वो सही रहता है वैसे, ठीक है। तो जय भारत, मिलते हैं। ये चैप्टर मतलब चैप्टर नहीं है वैसे, लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, ये बहुत ही काम का मतलब टॉपिक था, और इसके लिए कोई डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये इंडिपेंडेंट टॉपिक था इसलिए कर लिया है। हम लोग जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लंबा पड़ता है और कभी कभी आंसर वो मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है। इसलिए क्या है कि इस मेथड की ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आंसर गलत होने का कोई चांस नहीं है वैसे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि बहुत ही क्लियर कट, क्योंकि आपको 3 ही एलिमेंट्स के ऊपर कैलकुलेशन करना है, बाकी तो बस रैंक ही देखते जाना है, तो गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि जब दूसरी मेथड से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और गलती होने का जितना ज़्यादा कैलकुलेशन उतना ज़्यादा गलती होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, तो प्रैक्टिस करते रहो इसके बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।